आप देख रहे हैं के ढका क्लासेस। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर गहराई से बात करेंगे। ये वो हिस्सा है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, हमारे मूल अधिकार। जी हाँ। खास तौर पर हम दो हिस्सों पर फोकस करेंगे। पहला स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब अनुच्छेद 19 से 22, और फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ इनको पढ़ना नहीं है, बल्कि उन बारीकियों को समझना है जहां से रीट, आरपीएससी और स्कूल व्याख्याता जैसी परीक्षाओं में सीधे सवाल बनते हैं। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये अधिकार मतलब ये सिर्फ कानून नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की नींव है, उसकी आत्मा है। ये नागरिकों को एक गारंटी देते हैं और साथ ही राज्य की शक्तियों पर एक सीमा भी लगाते हैं। तो परीक्षा के लिए हर अनुच्छेद, उसके प्रावधान और उसके अपवाद सब कुछ समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए फिर देर नहीं करते, सीधे शुरू करते हैं अनुच्छेद 19 से। इसे अक्सर 6 स्वतंत्रताओं का गुच्छा भी कहते हैं। हाँ, और यहाँ सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है नागरिक। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिली हैं। अच्छा, मतलब विदेशियों को नहीं? नहीं, विदेशियों को नहीं। परीक्षा में ये पॉइंट अक्सर कंफ्यूज करता है। तो ये 6 आजादियां हैं कौन कौन सी? पहली है 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की, अपनी बात रखने की आजादी। फिर है शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की, मतलब सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी, कोई भी संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। चौथी, भारत में कहीं भी घूमने फिरने की, जिसे हम संचरण की स्वतंत्रता कहते हैं। हाँ, और पांचवी है भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बस जाने की स्वतंत्रता। और आखिरी, छठी, कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। और यहाँ एक दिलचस्प बात है कि पहले मतलब मूल संविधान में यहाँ 7 स्वतंत्रताएं थी। हाँ, संपत्ति का अधिकार भी था, 19(1)(f), बिल्कुल, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया। तो अब ये 6 ही बची हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये आजादियां मतलब असीमित है? क्या मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। देखिए, कोई भी अधिकार असीमित नहीं हो सकता। संविधान हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के जो बड़े हित हैं, उनके बीच एक संतुलन बनाता है। और इसी संतुलन को युक्तियुक्त निर्बंधन कहते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। एकदम सही। हर स्वतंत्रता पर कुछ जायज मतलब रीजनेबल पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। तो क्या इन पाबंदियों को याद रखने का कोई आसान तरीका है? क्योंकि ये लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, बिल्कुल है। देखिए, रटने के बजाय अगर हम इनके पीछे का लॉजिक समझें तो आसान हो जाता है। जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पर रोक लग सकती है अगर बात भारत की एकता, अखंडता पर आए या देश की सुरक्षा पर आए। अच्छा। या फिर विदेशी संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, मानहानि, हाँ, या न्यायालय की अवमानना, ये सब आधार हैं। इसी तरह आप शांति से इकट्ठा तो हो सकते हैं, पर अगर उससे लोक व्यवस्था बिगड़ती है, मतलब पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, जी, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। और घूमने फिरने और बसने की स्वतंत्रता पर? उस पर 2 मुख्य आधार हैं। एक तो आम जनता के हित में, और दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के हितों के संरक्षण के लिए। अच्छा, ताकि उनकी संस्कृति और जमीन की रक्षा हो सके। बिल्कुल। और परीक्षा के लिए एक फैक्ट याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो प्रभुता और अखंडता शब्द है, ये 16वें संशोधन 1963 में जोड़ा गया था। और लोक व्यवस्था शब्द? वो पहले ही संशोधन 1951 में जोड़ दिया गया था। ये दिखाता है कि संविधान समय के साथ कैसे बदला है। चलिए, तो ये था अनुच्छेद 19। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 20 पर। ये उन लोगों के लिए है जिन पर किसी अपराध का आरोप लगा है। आप अनुच्छेद 20 को एक तरह से अभियुक्त के लिए एक सुरक्षा कवच मान सकती हैं, एक शील्ड जिसकी 3 परतें हैं। 3 परत, 3। ये दिलचस्प है। पहली परत क्या है? पहली परत है 27(1) भूतलक्षी विधियों से संरक्षण, मतलब नो एक्सपोस्ट फैक्टो नो। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए तब तक सजा नहीं मिल सकती जब तक वो काम करते समय कोई कानून न तोड़ा गया हो। मतलब बाद में बने कानून से पुराने काम के लिए सजा नहीं मिलेगी। समझ गया। और दूसरी परत? दूसरी परत है 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण, नो डबल जेपर्डी। मतलब एक ही अपराध के लिए किसी को एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। 1 गुना 1 सजा।
एकदम। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण परत है 20(3) स्व अभिशंसन से संरक्षण। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जी, इसका मतलब है कि किसी भी अपराध के आरोपी को खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों ही न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता को पक्का करते हैं। हाँ। अच्छा, अब आते हैं उस अनुच्छेद पर जिसे कई लोग संविधान की जान कहते हैं, अनुच्छेद 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल। ये अनुच्छेद कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह व्यक्ति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। व्यक्ति का मतलब है कि ये अधिकार सिर्फ नागरिकों को नहीं बल्कि भारत में मौजूद हर इंसान को मिला है, चाहे वो विदेशी ही क्यों ना हो। और दूसरा शब्द प्राण, जी, इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना तो नहीं होगा। पहले यही समझा जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा कर दिया है। अब प्राण का मतलब है गरिमा के साथ जीवन, और इसी एक व्याख्या से हमें निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब मूल अधिकार के तौर पर मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ये व्यवस्था 44 संशोधन 1978 से की गई। अनुच्छेद 20 और 21 ये दो ऐसे अधिकार हैं जो इमरजेंसी में भी नहीं छीने जा सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और अनुच्छेद 21 से ही जोड़ा है, 21 का शिक्षा का अधिकार। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। 86 में संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। ये कहता है कि राज्य 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा। लेकिन ये लागू तो बाद में हुआ था, है ना? हाँ, संशोधन 2002 में हुआ, पर इसे लागू करने वाला कानून RTE एक्ट वो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। परीक्षा में ये दोनों तारीखें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हमने जीवन का अधिकार देख लिया, शिक्षा का अधिकार देख लिया, पर क्या हो अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए, तब उसके क्या अधिकार हैं? उसके लिए है अनुच्छेद 22। ये गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में कुछ संरक्षण देता है। इसको हम 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला हिस्सा कौन सा है? पहला हिस्सा है सामान्य कानून के तहत गिरफ्तारी, जिसे प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। मतलब अपराध करने के बाद सजा के लिए गिरफ्तारी। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को 3 अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से? पहला, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। यात्रा का समय छोड़कर। हाँ, यात्रा का समय छोड़कर। ये पुलिस की मनमानी पर रोक लगाता है। लेकिन इसके 2 अपवाद भी हैं। ये संरक्षण शत्रु देश के नागरिक और निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं मिलता। निवारक निरोध? ये क्या है? इसका नाम ही थोड़ा अलग है। चलिए के ढाका क्लासेस के माध्यम से समझते हैं कि ये निवारक निरोध आखिर है क्या। हाँ, ये अनुच्छेद 22 का दूसरा और ज्यादा कह सकते हैं विवादित हिस्सा है। देखिए, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का मकसद किसी को अपराध करने से रोकना है। मतलब अपराध करने से पहले ही सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तारी। एक तरह से हाँ। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही रोकना है। इसीलिए ये एक बहुत संवेदनशील कानून है और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान में कुछ सुरक्षा उपाय भी हैं। जैसे कि सामान्य तौर पर किसी को इसमें अधिकतम 3 महीने के लिए ही हिरासत में रखा जा सकता है। और अगर 3 महीने से ज्यादा रखना हो तो उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट जरूरी होती है, और इस बोर्ड में हाईकोर्ट के जज या उनके स्तर के लोग होते हैं। मैंने सुना है कि 44वें संशोधन ने इस अवधि को 2 महीने कर दिया था। बिल्कुल सही। 44वें संशोधन में ये 2 महीने किया गया था, पर वो प्रावधान आज तक अधिसूचित यानी लागू नहीं हुआ है। इसलिए परीक्षा में अगर सवाल आता है तो सही जवाब 3 मास ही है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब हम अपने अंतिम खंड पर आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। हाँ, ये सीधे इंसानी गरिमा से जुड़े अधिकार हैं। अनुच्छेद 23 3 चीजों पर पूरी तरह रोक लगाता है। मानव का दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों की खरीद फरोख्त। जी। दूसरा, बेगार यानी बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाना। और तीसरा, कोई भी और तरह का बलात् श्रम मतलब फोर्स लेबर। लेकिन इसका भी अब एक अपवाद है ना, राज्य अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। हाँ, अनुच्छेद 23(2) के तहत राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, जैसे देश की रक्षा के लिए या किसी आपदा के समय। पर
परिक शर्त है। बहुत बड़ी शर्त है कि ऐसी सेवा लागू करने में राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अच्छा, और इस खंड का आखिरी अनुच्छेद, अनुच्छेद 24, वो बच्चों के लिए है। वो बाल श्रम पर रोक लगाता है। साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खान या किसी और खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। ताकि उनके बचपन की सुरक्षा हो सके। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो हमने अनुच्छेद 19 से 24 तक का सफर पूरा कर लिया है। चलिए परीक्षा के लिए एक त्वरित पुनरावृत्ति हो जाए। जरूर। तो अनुच्छेद 19, 6 स्वतंत्रताएं, वाक, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति। अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि से संरक्षण, 3 बातें, भूतलक्षी विधि नहीं, दोहरा दंड नहीं और स्व अभिशंसन नहीं। बहुत अच्छे। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होगा। और 21 का 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी से संरक्षण, 24 घंटे में पेशी और निवारक निरोध में बिना बोर्ड के अधिकतम अवधि 3 महीने। शानदार। और अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बेगार पर रोक। और अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल श्रम पर रोक। एकदम सटीक। अब एक आखिरी सवाल, दोहरे दंड से संरक्षण कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2। बिल्कुल सही। आपकी तैयारी सही दिशा में है। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत विश्लेषण परीक्षा की तैयारी में सभी के लिए सहायक होगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, सफलता के लिए निरंतरता आवश्यक है। इन नोट्स को अपनी नोटबुक में लिखें और बार बार दोहराएं। और अंत में बस एक विचार छोड़कर जा रही हूं। हमने इन सभी अधिकारों को समझा जो हमें राज्य के विरुद्ध मिले हैं, पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि एक नागरिक के तौर पर इन अधिकारों का संतुलन हमारे कर्तव्यों के साथ कैसे बनता है? अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। यह शैक्षणिक ऑडियो के ढाका क्लासेस द्वारा तैयार किया गया है। आपकी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ